अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था कुरान एंड बायोलॉजी एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं साइंस में और उनकी कौन कौन सी फील्ड ऑफ साइंस में क्या क्या सक्सेसेस हैं। सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है जाबिर बिन हयान। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 721 AD एंड डेट ऑफ डेथ ईयर है 815। वो ईरान में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस की थी वो इराक में की थी। प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। दोबारा से मैं रिवाइज करती हूँ कि पैदा वो ईरान में हुए थे जबकि उन्होंने अपनी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस की थी वो इराक में की थी। उनका काम क्या था? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री में। और उन्होंने बहुत सारी केमिस्ट्री में उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी प्लांट्स और एनिमल्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बुक्स कैसे लिखी। बायोलॉजी की एक ब्रांच हमने पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री, जिसमें ह्यूमन बॉडी और एनिमल के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है वो स्टडी की जाते हैं अंडर बायोकेमिस्ट्री। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री में तो उन्हें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस मिले जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और प्लांट्स में हो रहे थे। उनकी जो फ़ेमस बुक्स हैं यहाँ पे उनके 2 का नाम लिखा हुआ है। अल नबातात, नबातात से आप याद रख सकते हैं प्लांट्स के बारे में, और हैवान, हैवान से आप याद कर सकते हैं कि एनिमल्स की। अल हैवान बुक्स रिलेटेड टू एनिमल्स एंड अल नबातात रिलेटेड टू प्लांट्स। नेक्स्ट हैं अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्हें फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। नो डाउट जाबिर बिन हयान ने भी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लार्ज नंबर ऑफ बुक्स लिखी, बट फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट टू स्टडी एनिमल्स इन डिटेल वाज अब्दुल मलिक अस्माई। उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो है अल अबील, आगे इन्होंने बताया हुआ है अल अबील कैमल को कहा जाता है, अल खलील अल खेल हॉर्स को कहा जाता है, अल वहूश एनिमल्स को, एंड खलकल इंसान। इनकी कितनी बुक्स? 4 बुक्स फेमस हैं, अल अबील, अल खेल, अल वहूश एंड खलकल इंसान। इन साइंटिस्ट की बुक्स के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम से पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बू अली सीना। बू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हु इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन? द राइट आंसर इज बू अली सीना। और इनको वेस्ट में एविसीना के नाम से जाना जाता है। हमारे बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम चेंज करके वेस्ट में पहचाने जाते हैं। अब जैसे बू अली सीना इज़ अ मुस्लिम साइंटिस्ट एंड ही इज़ नोन एज एविसीना इन द वेस्ट। वो फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी और एस्ट्रोनॉमर भी और पोइट भी। एस्ट्रोनॉमर किसको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी जो खला के बारे में स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो खला के बारे में स्टडी करता है। फिलोसफर फिलॉसफी जो बयान करता है। फिजिशियन एंड पोइट का आपको पता होगा। वन बुक्स उनकी एक फेमस बुक है अल कानून फिल तिब, द कैनन, ये उनका नेम था। बुक का असल नाम है अल कानून फिल तिब और उनको वेस्ट में द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ये बुक आज भी वेस्ट में पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे आपने इन साइंटिस्ट के नेम में ये याद रखना है कि कौन सी बुक किनकी थी। दोबारा मैं रिवाइज करती हूँ। जाबिर बिन हयान की 2 बुक्स हैं, अल नबातात एंड अल हैवान। अब्दुल मलिक असमाई की बुक्स हैं अल अबील, अल खेल, अल वहूश एंड खलकल इंसान। एंड बू अली सीना इज़ अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन और उनकी जो फेमस बुक है दैट इज़ अल कानून फिल तिब, जिसका सेकेंड नेम है कैनन ऑफ मेडिसिन। यहाँ तक पिछला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी किया गया है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं इस बुक के नेक्स्ट पेजेस में ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखें।
सबसे पहले जो लेवल आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मैंने आपको बताया था कि एटम्स कंसीडर किए जाते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट फर्दर स्टडी से हमें पता चला है कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इनके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एटॉमिक एटम बनता है। एटम के मिलने डिफरेंट एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज मिलके सेल, ऑर्गेनेली मिलके सेल, सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड देन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड देन बायोस्फीयर। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये बात हमें शुरू से बताई जाती है कि हर चीज़ जो जो भी प्रेजेंट है वो बेसिकली एलिमेंट से मिलके बनी है, और एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट सिंगल काइंड के एटम्स होते हैं। एटम किसको कहा जाता है? एक ऐसी चीज़ जिसको फर्दर कट ना किया जाए। बट बाद में ये रिसर्च से पता चला कि एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिखा हुआ है। द मोस्ट स्टेबल। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्या होते हैं? वो खुद को कुछ टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। स्टेबल पार्टिकल्स में मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इस तरह एक पूरा एटम बनता है। डिफरेंट सिंगल काइंड के एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। टोटल जो हमारी नेचर में 92 काइंड के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर? सो द आंसर इज 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर। उनके अंदर से 92 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स, मीन कि वो बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की के अंदर प्रेजेंट होने का ये मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास बनाते हैं, बॉडी का पार्ट होते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 हैं, इनके नाम भी आपने याद करने। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 99% ऑफ टोटल मास, यानी कि हमारी बॉडी का 99% ये इन 6 एलिमेंट से बनता है। और बाकी 10 एलिमेंट्स जिनके नाम ये हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। अगेन रिवाइज करती हूँ। पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये 1% बनाते हैं। दोबारा से देखते हैं इस टॉपिक को। 92 काइंड के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं नेचर में, जिनमें 16 बायो एलिमेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। उनमें से 6 जो हैं 99% बनाते हैं, और जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स, ये 1% ऑफ द टोटल मास बनाते हैं। उसके बाद क्या है? मोलिकुलर लेवल। एलिमेंट्स क्या करते हैं कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि अकेले नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। केमिस्ट्री में हमने डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी, आयोनिक एंड कोवलेंट। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या ले लेता है, शेयर कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, या डोनेट करके जो बॉन्डिंग बनती है डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, उनको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी टाइप की बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, यानी लेने और देने वाली बात नहीं है, बल्कि क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये बॉन्डिंग बना के एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन की? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है द स्टेबल पार्टिकल फाउंड बाय सच बॉन्डिंग। सच बॉन्डिंग क्या, कौन सी बॉन्डिंग की बात हो रही है? आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय द आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग is known as molecule और बायोमोलिक्यूल।
तो पता चला हमें एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिल के क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। माइक्रो का मतलब फर्स्ट जहाँ पे भी आएगा वर्ड, जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब स्मॉल या लो होगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मैक्रो का मतलब हमेशा लार्ज या हायर होगा। लाइकवाइज अगर हम इन वर्ड्स पर गौर करें तो माइक्रो मीन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। आगे इनकी एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आगे जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनकी एग्जांपल आगे स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब बायोमोलिक्यूल्स खुद को असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक पार्टिकुलर वे में और ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ये ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। When they assemble together, unit of life cells are formed. यहाँ पे अभी तक हम सेल पे नहीं पहुंचे थे। एटम, सब एटॉमिक एटम्स ने मिलके एटम्स बनाए, एटम्स ने मिलके बायो एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स ने मिलके बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। यहाँ पे हम सेल की डेफिनेशन भी होगी। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म। अब ऑर्गेनेली क्या होती है, ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उन्होंने परफॉर्म करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल है इसकी, राइबोसोम्स एग्जांपल है। वैक्यूल इन प्लांट्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं साइंटिफिकली। साइंस में उनको ह्यूमंस को एनिमल में ही कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली दो तरह के हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स से डिफरेंट है। वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड वैक्यूल इज अ ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली है और इसका क्या फंक्शन है, ये सेलुलर एस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है। फिलहाल आपने ये याद कर लेना है सेलुलर एस्पिरेशन। फर्दर जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो हम ये इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। दीज आर ऑर्गेनेलीज एंड दीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सो स्पेसिफिकली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद इन अ सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, काम डिवाइड हुआ हुआ है कि ऑर्गेनेलीज ने कौन सा काम करना है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में बेसिकली बैक्टीरिया की बात हो रही है कि बैक्टीरिया समटाइम्स उनकी पूरी बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि सिंगल सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो सिंगल सेल ही वो एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है। जबकि मोस्ट ऑफ फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। देखिए, मिलियंस, बिलियंस एंड देन ट्रिलियंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, जो सेल्स सिमिलर सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है उनको ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को कहा जाता है टिश्यूज। अगेन रिवाइज करती हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को टिश्यूज कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। इनमें से इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है एंड फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इज अ सेकंड प्रोसेस। तो जोन सा सेल परफॉर्म जिस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होगा वो ही इसको परफॉर्म करेगा। लेकिन ये हर सेल एक स्पेशल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। अब डिफरेंट टिश्यूज की एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल, एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज। ये कौन से हैं, प्लांट
के टिश्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट में एग्जांपल दी हुई है एनिमल टिश्यूज़ की, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट इज द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि जब वन टाइप का टिश्यू रिलेटेड फंक्शन और परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक यूनिट बना लेते हैं जिसको ऑर्गन कहते हैं। इसके एग्जांपल इस तरह से है कि स्टमक एक ऑर्गन है। अब स्टमक क्या करता है? डाइजेशन करता है। अब ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज इन्वॉल्व हैं जो डाइजेशन करते हैं, बट एज अ होल क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन, और वो कौन सा प्रोसेस, वो कौन सा ऑर्गन करवा रहा है? स्टमक। तो स्टमक क्या है? ऑर्गन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग related functions are organized together to make a unit called organ। क्या कहा गया है कि मोर देन वन टाइप, एक एक किस्म से ज़्यादा के टिश्यू मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनको हम ऑर्गन कह देते हैं। डिफरेंट टिश्यूज अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट एज अ होल एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। स्टमक में क्या हो रहता है कि डाइजेशन हो रही होती है। अब स्टमक के अंदर मेनली टू टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, जो कि ये फंक्शन करवा रहे होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाते हैं और वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। जबकि मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? स्टमक की वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल होते हैं उनको, ये फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल मसल्स हैं, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये नॉर्मल है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस तरह से एक वेव आती है, यहाँ पे सही ड्रॉ नहीं हो रहा, और वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से फूड जो ग्राइंडिंग में हेल्प आउट होती है और पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर जाती है। सो इस तरह से दो टिश्यू मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, दैट इज डाइजेशन, और वो फंक्शन किस ऑर्गन का है? स्टमक का है। इसके बाद ऑर्गन जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक अपना डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, बट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात हो रही है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसके अंदर हमने क्या कहा कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइजेशन में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंटर होती है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से जाती है स्टमक में, स्टमक से डाइजेशन के लिए जाती है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फर्दर रह जाते हैं पार्टिकल्स वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद लीवर और फिर पैनक्रियाज, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनिमल्स में क्योंकि हायर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वी कैन से कि जो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे इंडिविजुअल लेवल।